वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न देखने वाले जो बिहार पुलिस एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण होंगे, साथ ही अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले जो इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे इसमें हम देखने वाले। पहला प्रश्न है, भारत में 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर दर्ज हुई है? तो 18वें क्रम की रिपोर्ट आई है और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। अगर अभी बात करें 18वें क्रम की जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट कहाँ से जारी की जाती है? तो देहरादून से ये जारी की जाती है और 1987 में पहली बार जारी की गई थी। प्रति 2 वर्ष के अंतराल में यह जारी की जाती है। और अभी इस बार कौन से क्रम की आई है ये? तो इस बार 18वें क्रम की रिपोर्ट आई है। कौन से क्रम की? 18वें क्रम की रिपोर्ट आई है। और इसके अनुसार भारत में कुल कितना वन क्षेत्रफल है? तो भारत में कुल कितना वन क्षेत्रफल है? तो कुल क्षेत्रफल का 25.17%, 25.17% क्षेत्रफल वन है, जो कि कितने वर्ग किलोमीटर है? तो जो कि कितने किलोमीटर है? वर्ग किलोमीटर है। तो 8,27,356, 8,27,356 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8,27,356 वर्ग किलोमीटर है कुल क्षेत्रफल के। इतने क्षेत्रफल पर भारत में वन है। अगर बात करें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई है? सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर दर्ज की गई है वनों में? तो सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वनों में। और अगर पूछ ले कि सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश जो है में सर्वाधिक वन है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत के आधार पर पहला स्थान कितना है? किसका है? प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पर है? तो यह लक्षद्वीप में। कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। कुल लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है उसके 91%, 91% भाग पर क्या है? तो 91% भाग पर वन है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 1987 से जारी की जाती है, प्रति 2 वर्षों में जारी होती है। 18वें क्रम की रिपोर्ट आई है। भारत के कुल क्षेत्रफल के 25.17% भूमि पर वन है, जो कि 8,27,356 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? छत्तीसगढ़ में हुई है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है इसी को ही कौन सा तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है। सर्वाधिक तेंदुए भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जो आपके भाग है, सर्वाधिक टाइगर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। जो अफ्रीका महाद्वीप से चीता लाए गए थे उन्हें कहां पर पुनर्वास किया गया है? तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में किया गया है। सर्वाधिक गिद्धों की संख्या कहां पर है? तो सर्वाधिक गिद्धों की संख्या भी मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अगला, दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? अगर आप बात करेंगे दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब प्रेशर की इकाई है। और इसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है, जो दाब का है। पारसेक किसकी यह दूरी की सबसे बड़ी इकाई है? पारसेक किसकी दूरी की सबसे बड़ी इकाई है? सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है दूरी की पारसेक। अगर बात करेंगे प्रकाश वर्ष की, तो यह भी दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। और डाप्सन किसकी मापने की इकाई है? तो यह ओजोन की सांद्रता, ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई है। ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई है जो डाप्सन है। अगर आप पृथ्वी पर देखेंगे तो पृथ्वी पर जो सबसे निचली परत होती है पृथ्वी की, उसे किस नाम से जानते हैं हम? तो जो पृथ्वी की सबसे निचली परत है उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्षोभ मंडल से। इसके ऊपर कौन सी परत होती है? तो इसे समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। कौन से? समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। जो वायविक गतिविधियाँ हैं या जो बिजली चमकना, वर्षा होना, ये सब कहाँ पर होती है? जो वायुमंडलीय गतिविधियाँ हैं, तो वायुमंडलीय गतिविधियाँ क्षोभ मंडल के अंतर्गत होती है। और समताप मंडल में कौन सी परत होती है? तो जो हमारी ओजोन परत है ये किस मंडल में होती है? तो ओजोन परत जो है हमारी समताप मंडल में होती है। ओजोन परत जो कहाँ होती है? तो समताप मंडल में होती है। अगर बात करें ओजोन का सूत्र क्या है, तो O3 ओजोन का सूत्र है। सर्वाधिक जो है ओजोन परत का क्षरण करने वाली गैस कौन सी है? तो यह CFC है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को। देखिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या हो गया है? जो दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है दूरी की सबसे बड़ी इकाई। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो जो हेक्टर मुनरो है, हेक्टर मुनरो के द्वारा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। अगर हम देखें बक्सर के युद्ध की बात करें, बक्सर का युद्ध कब होता है? यह बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध तो ये कब होता है? बक्सर का युद्ध तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। किसके मध्य होता है? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 भारतीय शक्तियाँ, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और जो मुग़ल शासक था शाह आलम द्वितीय, मुग़ल शासक था जो शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जो हेक्टर मुनरो है इसका नेतृत्व कर रहा था। हेक्टर मुनरो के हाथ में इसकी कमान थी और इसका परिणाम क्या रहा? तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी विजेता रही और जो यह इनकी हार हुई, पंजाब के नवाब, अवध का नवाब और मुग़ल शासक की हार हुई। इसके बाद जो बक्सर के युद्ध में जो पराजय होती है भारतीय शक्तियों की, इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। 1765 में किसकी संधि होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में होती है। और इलाहाबाद की संधि को करने के लिए किसे बुलाया जाता है? तो जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है। किसे बुलाया जाता है? रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया जाता है इलाहाबाद की संधि करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बक्सर का युद्ध था इसका नेतृत्व तो किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। लेकिन अगर बात करें कि इसके बाद जो इलाहाबाद की संधि होती है इसके लिए किसे बुलाया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था इलाहाबाद की संधि के लिए। अगर बात करें हम एक महत्वपूर्ण और युद्ध की, प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध की अगर बात करें तो प्लासी का युद्ध कब होता है? प्लासी का युद्ध कब होता है? प्लासी का युद्ध और किसके मध्य होता है? तो प्लासी का युद्ध जो 23 जून 1757 को इसका आयोजन होता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और जो क्लाइव है, क्लाइव अगर बात करें तो क्लाइव जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है और इसमें प्लासी के युद्ध में भी किसकी, अंग्रेजों की विजय होती है। अंग्रेजों ने कूटनीति करके इस युद्ध को जीता था, प्लासी के युद्ध को। अगर बात करें लॉर्ड कैनिंग, अगर कैनिंग की बात करें तो कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के पहले वायसराय? तो यह कैनिंग था। और इसी ने जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 है यहाँ पर जो महारानी विक्टोरिया है, महारानी जो विक्टोरिया थी उनका जो पत्र है, महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी उसे पढ़ा था। और कहाँ पर पढ़ा था? तो इलाहाबाद में पढ़ा था। कहाँ पर? इलाहाबाद में जो महारानी विक्टोरिया की घोषणा थी उसे पढ़ा था। और जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे जो है जो वायसराय कहा जाने लगा। और अगर बात करें लिनलिथ गो की अगर बात करें तो लिनलिथ गो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का जो है वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत का वायसराय था वह लिनलिथ गो था। कौन था? लिनलिथ गो। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो जो ऑपरेशन जीरो हावर है, ऑपरेशन जीरो हावर कब चलाया गया था? तो ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था भारत की आज़ादी के समय जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। और इसके तहत जो सभी बड़े नेता थे, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो देखिए बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध और मुग़ल शासक के मध्य होता है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता रहती है। इसके बाद जो बक्सर का युद्ध है इसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा यह संधि की जाती है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है और इसमें जो कौन नेतृत्व करता है प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो क्लाइव नेतृत्व करता है। और कैनिंग यह भारत का पहला वायसराय है।
57 की क्रांति के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में इसी के द्वारा पढ़ा गया था। और लिनलित गो की अगर बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था, तो लिनलित गो था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही ऑपरेशन जीरो हावर के तहत कांग्रेस के जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है इसरो। अगर बात करें इसरो के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान चेयरमैन कौन बने, वी नारायण जी। अगर इसरो के बारे में अगर बात करें, इसरो के बारे में हम बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। कहाँ, बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसके फर्स्ट हेड कौन थे, फर्स्ट अध्यक्ष कौन बने थे, तो विक्रम साराभाई, जो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है। विक्रम साराभाई जो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है, इसके पहले हेड थे। और अगर बात करें इसका प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, प्रक्षेपण केंद्र की बात करें तो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है, यह सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र तो ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहाँ पर, श्रीहरिकोटा। कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में की झील पर स्थित है, तो जो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में, इस झील पर स्थित है श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। और वर्तमान में इसके हेड कौन है इसरो के, तो वी नारायणन इसके हेड है। कौन है, वी नारायणन वर्तमान में हेड है इसरो के। अगर कुछ प्रमुख नियुक्तियां अभी हाल ही में हुई है उनके बारे में देख लेते हैं। संजय मल्होत्रा जी, यह किस पद पर नियुक्त हुए हैं भी, संजय मल्होत्रा। अगर बात करें ज्ञानेश कुमार इन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है, ज्ञानेश कुमार जी को। नेक्स्ट देखते तुहिन कांता पांडे, किसे, तुहिन कांता पांडे जी की अगर बात करें तो ये किसके हेड बने। अगर बात करें संजय मल्होत्रा जी की, तो अभी हाल ही में संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के गवर्नर बने। आरबीआई के गवर्नर बने कौन, संजय मल्होत्रा जी। ज्ञानेश कुमार जी यह भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त हुए अभी, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार जी नियुक्त हुए। तुहिन कांता पांडे जी की अगर बात करें, तुहिन कांता पांडे जी तो ये भी हाल ही में सेबी के हेड नियुक्त हुए। सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके हेड को नियुक्त हुए हैं। तो अभी हाल में तुहिन कांता पांडे जी हुए हैं। और ये क्या रेगुलेट करता है, तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का कार्य करती है। 1988 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसके लिए एक्ट कब आता है, तो 1992 में इसके लिए एक्ट आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। वर्तमान में हमारे CAG कौन बने, वर्तमान में हमारे जो CAG है नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, तो के संजय मूर्ति है। कौन है, के संजय मूर्ति है। कौन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में हमारे के संजय मूर्ति है। अगर बात करें 51वें क्रम की हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं 51वें क्रम के अभी हाल ही में भारत के, तो जो जस्टिस संजीव खन्ना जी है, ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं संजीव खन्ना जी। अभी हाल ही में जो NHRC है, NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके हेड कौन बने, इसके अध्यक्ष कौन बने, तो राम सुब्रमण्यम कौन बने हैं, राम सुब्रमण्यम जी है, जो ये अभी हाल ही में नेशनल जो ह्यूमन राइट कमीशन है इसके अध्यक्ष बने हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है, तो जो विजया रहाटकर है, विजया रहाटकर जी हो राष्ट्रीय महिला आयोग की हेड बनी है। तो देख लेते हैं एक बार हम इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। बेंगलुरु में मुख्यालय है। फर्स्ट हेड इसके विक्रम साराभाई थे। इसका जो प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील पर। इसके हेड कौन है वर्तमान में इसरो के, तो वी नारायणन इसके हेड है। संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में RBI के गवर्नर है। ज्ञानेश कुमार जी यह भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वर्तमान में। तुहिन कांता पांडे जी यह सेबी के हेड है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का कार्य करती है। 1988 में इसकी स्थापना होती है। जो इसके लिए एक्ट कब आया था, वैधानिक दर्जा इसे 1992 में दिया गया। हमारे CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में, तो के संजय मूर्ति वर्तमान में हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने, हमारे डॉक्टर संजीव खन्ना जी है।
NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इसके हेड राम सुब्रमण्यम है। अभी राष्ट्रीय महिला आयोग के हेड कौन है, तो जो विजया राहटकर जी है, ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की हेड है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। अब हम देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो इनकी पुस्तक कौन है, तो इंडिया स्ट्रगल किसकी पुस्तक है, इंडिया स्ट्रगल, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल। अगर बात करें 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसकी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। इन्हीं के बर्थडे पर 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक कौन सी है, तो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, जो स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो जो सच्चिदानंद सिन्हा है, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति भी कौन बने थे, तो भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति भी जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सचिंद्र सान्याल जी की पुस्तक की अगर बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी है, तो जो क्रांतिकारियों जो बंदी जीवन है, इनकी पुस्तक है कौन सी है, बंदी जीवन इसकी पुस्तक है। और इसे क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। बंदी जीवन इनकी पुस्तक है और इसे क्रांतिकारियों का बाइबिल, क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल कहा जाता है बंदी जीवन जो इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, इनकी पुस्तक कौन सी है, तो गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो जो बाल गंगाधर तिलक जी की है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक इंडियन स्ट्रगल है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने हैं। फर्स्ट राष्ट्रपति भी भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते। बंदी जीवन यह किसकी पुस्तक है, डॉक्टर सचिंद्र सान्याल जी इनकी पुस्तक है और इसे क्रांतिकारियों का बाइबिल कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन सी है, तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। तो ये हमने इंपॉर्टेंट 5 प्रश्नों को देखा है। आपको ये क्लास कैसी लगी कंटेंट के हिसाब से आप बताना, उसके आधार पर जो आगे की क्लास आएगी, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो इसी आधार पर और जीके जीएस के लिए आगे क्लास आ सकती है। धन्यवाद। जय हिंद।